शेखर ने नव्या को मिस्टर अहलूवालिया से मिलवाया, लेकिन नव्या किसी तरह से वहां से बच निकली। अविनाश की गाड़ी में बैठकर नव्या उतरने की जिद कर रही थी। गाड़ी के रुकते ही अविनाश ने अपना हाथ नव्या के मुंह से हटा लिया। हॉस्पिटल आ गया, अविनाश ने कहा। नव्या तेजी से गाड़ी से उतर गई। उसने तुरंत अपने हाथ में पट्टी बंधवाई और वापस गाड़ी के पास आ गई। इस बार उसने बाहर से खड़े होकर कहा, मिस्टर आहूजा, थैंक यू फॉर योर हेल्प। आप वहां सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता, पर अब यहां से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। ये सुनकर अविनाश के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने खिड़की की तरफ मुड़कर देखा और नव्या से कहा, मुझे तो लगा था तुम्हें आरव के पास जाने की जल्दी है, पर अब लग रहा है जैसे तुम उसके लिए थोड़ा और भटकना चाहती हो। नो इश्यूज, भटको। ड्राइवर चलो। इतना सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नव्या को कुछ सेकंड्स के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब क्या आरव के बारे में अविनाश को पता है? नव्या के दिमाग में तुरंत आया। उसने गाड़ी की ओर देखा और चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगी। हे, आपको आरव के बारे में कुछ पता है क्या? सुनो, क्या कहना चाहते हैं आप? वहीं अविनाश गाड़ी में बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। उसे नव्या को परेशान करने में मजा आ रहा था। उसके कहने पर ड्राइवर धीरे गाड़ी चला रहा था, लेकिन नव्या जैसे ही कार के पास पहुंचती, गाड़ी आगे बढ़ जाती। नव्या दौड़ दौड़ कर थक गई थी। वो सड़क के किनारे बैठ गई। तभी अविनाश ने अपनी गाड़ी पीछे करवाई और नव्या के पास आकर रुकवा दी। नव्या तुरंत गाड़ी के पास आ गई। मिस्टर आहूजा, क्या आपको पता है कुछ आरव के बारे में? बोलिए ना। अंदर बैठो। ये सुनते ही नव्या कार के अंदर बैठ गई। उसने हड़बड़ाकर पूछा, आप जानते हैं क्या आरव कहाँ है? अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं पिछले 2 दिनों से उसके लिए परेशान हूँ। उसके इतने सारे सवाल सुनने के बाद भी अविनाश ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाँ में अपने सिर को हिला दिया। उसके इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी आहूजा विला की तरफ बढ़ा दी। नव्या ने सुकून की गहरी सांस ली। वो हर पल बस आरव से मिलने का इंतजार कर रही थी। लगभग 40 मिनट के बाद गाड़ी एक बहुत ही आलीशान बंगले के गेट पर रुकी, जिसे नव्या खिड़की से बाहर मुंह निकाले आंखें फाड़ कर देख रही थी। अंदर जाकर अविनाश के कहने पर वो जैसे ही गाड़ी से उतरी, उसकी निगाहें ना चाहते हुए भी विला की खूबसूरती पर अटक सी गईं। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये आपका घर है? आरव यहीं है? नव्या ने अविनाश के साथ बंगले में एंट्री लेते हुए पूछा। अविनाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बंगले के अंदर जाने लगा, जहां उसे एक हेल्पर ने देखकर कहा, वेलकम होम सर। हेलो अंकल रॉबर्ट, कैसे हैं आप? अविनाश का सर्वेंट से इतना अपनापन देखकर नव्या को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी नजरें तो बस आरव को ढूंढ रही थीं। रॉबर्ट अंकल, मॉम कहाँ है? अविनाश ने पूछा। पीछे वाले गार्डन में है वो, रॉबर्ट ने बताया। नव्या उनकी बातें सुनकर अंदाजा लगा रही थी कि शायद अविनाश की मॉम के पास ही आरव होगा। अविनाश तुरंत गार्डन की ओर जाने लगा तो नव्या ने भी उसे फॉलो किया। गार्डन में पहुंचते ही नव्या की आंखों ने वो नजारा देखा जिसे देखने के लिए ना वो 3 रातों से सोई थी और ना ढंग से सांस ले पा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा आरव एक फुटबॉल के साथ बड़े प्यार से खेल रहा था। आरव! उसे देखते ही नव्या जोर से चिल्लाई, मम्मा! और इसके बाद दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को गले लगा लिया। आरव को सीने से लगाने के लिए नव्या गार्डन में जमीन पर बैठ गई थी। आरव को अपने इतने करीब पाकर नव्या के दिल को जो शांति मिली थी, वो आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से छलक उठी थी। आरव! कहकर नव्या ने उसे प्यार से पुचकारना शुरू कर दिया। आई मिस्ड यू मम्मा। मुझे पता था पापा मम्मा को जरूर वापस ले आएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझसे। कहकर आरव ने भी नव्या के फोरहेड पर एक प्यारा सा किस किया और जोर से गले लगा लिया। आरव, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई बेटा? क्या किया आपने 2 दिन? हाँ? नव्या ने हड़बड़ी में एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए। मम्मा, मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ पर दादी ने बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा है।
ये कहकर आरव ने शीरीन की तरफ इशारा किया। नव्या ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, तभी उसका ध्यान शीरीन पर गया, जो गार्डन के दूसरी ओर बैठी हुई थी। चेहरा देखते ही नव्या समझ गई कि वो अविनाश की माँ है। हेलो आंटी, थैंक यू सो मच। आपने आरव का इतना ध्यान रखा। इसने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नव्या ने कहा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तो आरव बहुत प्यारा लगा, शीरीन ने मुस्कुराकर कहा। वो बार बार नव्या को ध्यान से देख रही थी। मैंने सुना कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी बिकॉज ऑफ योर ओन फैमिली। सब ठीक तो है ना? शीरीन ने पूछा। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। मैं बस आरव को ढूंढ रही थी। अब वो मिल गया है तो मुझे चलना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन। आई विल टेक योर लीव नाउ। इतना कहकर नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। पर तुम जाओगी कहाँ? आई मीन, तुम्हारे पास रुकने की जगह है? शीरीन ने पूछा। जिस तरह से उन्होंने ये सवाल किया, ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या को उसका स्टेटस याद दिलाना चाहती थी। पर नव्या ने मुड़कर प्यार से कहा, नहीं, बट आई डोंट नीड टू स्टे। मैं बस यहाँ किसी काम से आई थी, वो हो चुका है। अब मैं आरव के साथ वापस बेंगलुरु लौट जाऊंगी एंड आई विल नॉट कम बैक। ये सुनकर अविनाश और आरव एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि शायद अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। नव्या आरव को लेकर वहां से निकल ही रही थी कि तभी आरव ने अविनाश का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, हमारा यहाँ से जाना जरूरी है क्या? क्या हम यहाँ नहीं रुक सकते पापा के पास? आरव ने उदास आवाज में कहा। आरव, फिर वही बात, मैंने समझाया है ना आपको। नव्या ने आरव का हाथ छुड़वा के उसे पीछे कर लिया। हाँ, लेकिन मुझे पापा को छोड़कर नहीं जाना। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। आरव, ये आपके पापा नहीं हैं और ये बात आप फिर से नहीं कहेंगे। पर ये मेरे पापा ही हैं। आप पापा को पहचान क्यों नहीं रही हो? आरव ने कहा। शीरीन भी आरव की बातें सुन रही थी और उन्हें आरव को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर अविनाश ने सही वक्त पर शादी की होती तो आज आरव के बराबर ही उनका ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होता। उनका मन कर रहा था कि वो आरव को एक बार और गले से लगा लें, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो उनका अपना नहीं है। आरव, हो गया अब, चलो सबको बाय बोलो, नव्या ने उससे कहा। वो अब अपनी वजह से अविनाश के परिवार को और परेशान नहीं करना चाहती थी। अविनाश ने प्यार से आरव को बाय कहा, जिसके बाद नव्या उसे लेकर वहां से निकल गई। अविनाश को अचानक से एक खालीपन महसूस हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसे आरव और नव्या के बारे में सोचने की आदत हो गई थी और आज उन्हें जाते हुए देखकर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। नव्या वहां से निकलकर सीधे अपनी दादी के पास आ गई। दरवाजा खोलते ही दादी का चेहरा जैसे ही नव्या ने देखा, उसने पूछा, दादी, क्या हुआ? आप इतनी वीक क्यों लग रही हैं? उसने तुरंत दादी को बैठाया और उन्हें पानी पिलाया। वो समझ गई थी कि उनके साथ कुछ तो हुआ है। बोलिए ना दादी, क्या हुआ है? दादी ने बताया कि कैसे नव्या के भाग जाने के बाद शेखर ने मीनू दादी को धमकाया। उनसे कहा कि अगर नव्या नहीं मिलेगी तो दादी के लिए अच्छा नहीं होगा। शेखर जानता है कि तुम भले ही हर जगह से भाग जाओ, लेकिन मेरी फिक्र कभी नहीं छोड़ोगी, इसलिए उसने मुझे यूज करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अपने फायदे के लिए शेखर इतना गिर जाएगा, नव्या ने कभी नहीं सोचा था। मीनू दादी के साथ उन लोगों ने जो भी किया था, उसे सुनकर नव्या का खून खौल रहा था। दादी, अब बस बहुत हो गया। आप यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगी। आप मेरे साथ बेंगलुरु चलेंगी और वहीं मेरे साथ रहेंगी। ये सुनकर दादी ने मुस्कुराकर कहा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं और वहां? क्या करूंगी मैं वहां? दादी, ये सब बातें वहां चलकर पूछिएगा। अब आप यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगी। चलिए जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कीजिए। ये सुपर दादी, हम लोगों के साथ चलेंगी, बड़ा मजा आएगा। दादी, मैं आपको अपना स्कूल और डांस क्लास भी दिखाऊंगा। आरव ने एक्साइटमेंट से कहा।
उसे लग रहा था कि फाइनली उसके और नव्या के साथ कोई और भी रहेगा। दादी ने बड़े प्यार से आरव के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, मुझे भी तुम लोगों के साथ रहने में बहुत मजा आएगा, लेकिन मैं अभी तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती। अरे पर क्यों? दादी, आप जानती है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। पापा और कनिका के सिर पर भूत सवार है मेरी शादी का। वो मेरे चक्कर में आपको भी परेशान कर रहे हैं। फिर भी आप यहाँ क्यों रहना चाहती हैं? अब से आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और आप मेरे साथ ही रहेंगी बस। अब इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगा। नव्या ने पूरी जिद से कहा। अरे मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुन ले। मैंने कब कहा कि मैं यहाँ रहूंगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ रहूंगी। तो फिर? मैं ऋषिकेश जाना चाहती हूँ। कब से वहां पर मेरी बहनें मुझे बुला रही हैं। मैंने बताया था ना तुम्हें शीला और रीमा दादी के बारे में। उन लोगों ने मंदिर वालों के साथ मिलकर एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है। मैं अब वहां जाकर दूसरों के काम आना चाहती हूँ। तुम बस अपना और आरव का ख्याल रखो, दादी ने कहा। यह सुनकर नव्या समझ गई कि वो चाहे दादी को कितना भी फोर्स क्यों ना कर ले, दादी उसकी बात नहीं मानेंगी। नव्या ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। आप यहाँ से कब जा रही हैं, कहाँ और किसके साथ रुक रही हैं, आप मुझे सब बताएंगी। ठीक है, पर तुम्हें कल के कल यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा एक दिन भी यहाँ रुकना सेफ है, दादी ने समझाया। नव्या ने अपना मन बना लिया और आरव के साथ अपनी पैकिंग शुरू कर दी। उसने रातों रात अगले दिन की फ्लाइट बुक कर ली। अगली सुबह होते ही उसने दादी को अलविदा कहा और वहां से निकल गई। नव्या और दादी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि आज शायद वो एक दूसरे को आखिरी बार देख रही थी। नव्या ने सोच लिया था कि अब वो यहाँ लौटकर कभी भी नहीं आएगी। कैब में बैठे बैठे आरव अविनाश को याद कर रहा था। उसने कुछ सोचा और कहा, मम्मा, मुझे फोन चाहिए, मुझे गेम खेलना है। नव्या ने अपना फोन उसे दे दिया। आरव ने गेम खेलने के बहाने अविनाश को एक मैसेज किया। हेलो पापा, मैं और मम्मा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझसे मिलने जल्दी आना। आहूजा विला में जब अविनाश आरव को बाय कह रहा था, तब उसने चुपके से आरव के हाथ में अपना कार्ड दे दिया था। इसलिए आरव के पास अविनाश का नंबर था। कुछ देर के बाद नव्या एयरपोर्ट पहुंच गई। उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और वो काउंटर पर पहुंच गई। पर वहां सर्विस असिस्टेंट ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे नव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? नव्या ने कहा। यस मैम, हम आपको ट्रैवल नहीं अलाउ कर सकते हैं, सॉरी। आखिर ऐसा क्यों हुआ नव्या के साथ? क्या मिल पाएंगे अविनाश और आरव एक दूसरे से? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।